एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से हम अपनी प्रैक्टिस सेट जो भी हमारी डेली प्रैक्टिस चलती है उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज मैं जीके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। 15 क्वेश्चन है तो हम जल्दी जल्दी उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी करवाती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो और आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करने का टाइम है। ठीक है, एग्जाम के पहले पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, जितना आपने पढ़ लिया उतना सफिशियंट है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर सेलेक्ट करने में टाइम नहीं वेस्ट होता है। आपको क्वेश्चन के आंसर सेलेक्ट करने में क्रॉस क्वेश्चन करके सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलती हैं। ठीक है, चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करते हूँ। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट थे, विवेकानंद जी थे, दयानंद सरस्वती थे या राजा राममोहन राय थे? एक्चुअली मुझे जुकाम बहुत तेज से, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, फिर भी मैंने सोचा कि मैं करा ही देती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आर्य समाज के संस्थापक जो हैं वो हैं दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। किसी दिन मैं आपको ये समाज के संस्थापक है ना, जो आर्य समाज के संस्थापक और वो ब्रह्म समाज के संस्थापक, जितने समाज के संस्थापक, ये सारे मैं ट्रिक से किसी दिन आपको शॉर्ट्स में या तो ऐसे ही लॉन्ग वीडियोज़ में आपको एक दिन मैं बता दूँगी। ठीक है, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, वो याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, मीर जाफर था, मीर कासिम था, या इनमें से कोई नहीं था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अगर हम बात करें तो 1757 में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अगर हम इस समय बात करें कि बंगाल के नवाब कौन थे, तो इस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते। देखिए यहाँ पे लिखा गलत हुआ है। सत्यमेव जयते, यहाँ पे वह बड़ा नहीं रहेगा, ये एक ही में रहेगा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो लिया गया वो लिया गया मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। कहीं कहीं मुंडकोपनिषद भी लिखा रहता है, कहीं कहीं मुंडक उपनिषद, तो बात एक ही है। ठीक है, ऊ हटाएंगे तो ओ आ जाता है। संधि विच्छेद जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखना नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे है ताजे पानी की। ठीक है, ताजे पानी की, ताजे पानी की सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, इसको हम हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? हम ऑप्शन देख लेते हैं, लेक बैकाल, लेक सुपीरियर, उलर झील, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यहाँ पे कह रहा, सबसे बड़ी, ये नहीं कह रहा कि भारत की कि विश्व की। तो जब भारत का नाम नहीं लेगा तो इसका मतलब ये है कि वो विश्व की ही बात कर रहा है। ठीक है, अगर भारत की बात करेगा तो भारत का नाम लेगा, या एशिया की बात करेगा तो एशिया का नाम लेगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, मतलब वो विश्व लेवल की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो विश्व लेवल की है वो है लेक सुपीरियर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे पूछता कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो हो जाती है उलर झील, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें या 44वां या 45वां? क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है मूल संविधान में उनका कोई वर्णन नहीं था, ये बाद में अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, संविधान संशोधन द्वारा। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में। आई थिंक 1976 में ही हुआ था। ठीक है, एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिए, थोड़ा डाउट में हूँ मैं, बट मुझे लग रहा है कि 1976 ही है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। अगर हम बात करें इस समय मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो हमारे पास इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, या पीट, या लिग्नाइट? ये चारों जो हैं ये चारों ही कोयले के प्रकार हैं, लेकिन कह रहे इनमें से कौन सा भूरा कोयला है? तो भूरा कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे खराब कोयला होता है। ठीक है, इसमें सबसे कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भूरा कोयला भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। कथक किस राज्य
की नृत्य शैली है? ठीक है, कथक किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, बिहार, केरल, बिहार, आगे देख लेते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर दूं तो 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। हाँ, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो कथक जो है वो किस राज्य की नृत्य शैली है? तो वो है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही होगा। ये उत्तर प्रदेश की नृत्य शैली भी है और भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है उनमें भी ये कथक जो है शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। मैं अगली जो शॉर्ट्स लेके आऊँगी वो कथक, वो शास्त्रीय नृत्य पर लेके आऊँगी। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से, इनमें से कोई नहीं। तो डूरंड कप जो है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फतेहपुर सीकरी में? तो बुलंद दरवाज़ा जो स्थित है वो स्थित है हमारा फतेहपुर सीकरी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगरा में क्या है? ताजमहल है। दिल्ली में क्या है? लाल किला है। जयपुर में क्या है? हवा महल है, आपको पता होगा। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, उपनाम जिसका है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक? मतलब ये कि भारत के राष्ट्रपति पर अगर आपको महाभियोग चलाना है तो उसके पहले कितने दिन पहले आपको उसको सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को? तो 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 21 दिन पहले या 30 दिन पहले? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले उसको 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? सही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सुंदरवन जंगल को क्या कहा जाता है? गुल्म जंगल कहा जाता है, मैंग्रोव कहा जाता है, पर्णपाती जंगल कहा जाता है या टुंड्रा जंगल कहा जाता है? मुझे इतनी तेज जुकाम है कि मुझे बोलने मेरी जबान मतलब बोल कुछ और ही निकल कुछ और रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, आवाज़ भी धीरे आ रही होगी। तो सुंदरवन जंगल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैंग्रोव वन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगर हम बात करें सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। और क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा? मैंग्रोव वन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, स्ट्रोम्बोली एक है, स्ट्रोम्बोली क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, निर्वापित ज्वालामुखी है, इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रोम्बोली, ये तो पता चल गया कि स्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी, क्योंकि सभी क्या है? ज्वालामुखी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कौन सी ज्वालामुखी है, तो स्ट्रोम्बोली जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, सक्रिय। अब अगर हम बात करें कि भारत में, तो भारत में एकमात्र केवल यही है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नहीं, प्रशांत महासागर नहीं, एक सेकंड, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, मैं बाद में बता देती हूँ कि ये भारत के, अगर पूछा जाए भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सी है, तो वो स्ट्रोम्बोली है। ठीक है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी वीडियो में पहले भी बना चुकी हूँ कि वाइट बोर्ड पे मैंने बाकायदे अच्छे से पढ़ाया, कायदे से। अगर कोई इसको देख लेगा तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर, फेमस शहर जो स्थित हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ, आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, लखनऊ नदी किस नदी के, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के, गोमती नदी के, रावी के या गंगा के? तो लखनऊ जो है वो हमारा स्थित है गोमती नदी के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गंगा नदी की बात करें तो कानपुर जो है वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, कानपुर। जैसे हम बात करें कि जो आगरा है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा स्थित है, तो उज्जैन स्थित है। प्रयागराज वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फेमस शहर हैं जो जिनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे पूरे आंसर कोई ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, ताप्ती पर, सतलज पर या महानदी पर? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा?
सही हो जाएगा। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियोज इन सब की पहले से ही बना के ट्रिक से, बाकायदे अच्छे से ट्रिक से समझाया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख के याद कर सकते हैं। ठीक है, आप ढूंढेंगे तो मेरे वीडियोज में आपको मिल जाएंगी बांध परियोजनाएँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से समझाई हुई हैं पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि आज हमने 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में या 1785 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1885 में अगर हम बात करें कि किसने स्थापित किया था, तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा, ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगर हम यहीं पे बात करें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि 1885 में जो इसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो वो की थी जो मतलब प्रथम थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सेकंड में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगर हम बात करें प्रथम महिला जो जिन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभा अधिवेशन की, तो वो एनी बेसेंट थी। अगर हम प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर हम पहले बात करें कि पहले मुस्लिम कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो थे वो तैयबजी, क्या नाम था उनका, कुछ तैयबजी करके नाम था, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, तो उनका पूरा नाम था बदरुद्दीन तैयबजी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, इन्हीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़े कम क्वेश्चन लेके आई हूँ, पर आई होप आप लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और इसको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।